Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRJ. So now we have completed the first chapter of National Income and Related Aggregates, that is Circular Flow of Income. मैंने अपनी पिछली 10 वीडियो में 10 लेक्चर कवर किए हैं और उन 10 लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की 11th वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं और यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर नेम इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमको नेशनल इनकम को पता लगाने में हेल्प करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिसका नेशनल इनकम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना भी जरूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम में क्या चीज आएंगी क्या चीज नहीं आएंगी। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त, ठीक है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त किन कॉन्सेप्ट्स को कंसिडर करना है, उन कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, सभी चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट। ओके, तो आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं अब प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, देखिए आपको पता है प्रोडक्शन से जुड़ी हुई एक टर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए प्रोडक्ट को कहते हैं एनीथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का रिजल्ट है प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन आपको पता है प्रोडक्शन में होता क्या है, प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग यूटिलिटी, एडिंग यूटिलिटी टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में यूटिलिटी को जोड़ना, ठीक है, रिसोर्सेज की यूटिलिटी को बढ़ाना। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, एंड दिस इज समथिंग ऑफ वैल्यू टू द यूजर। ये यूजर के लिए कुछ वैल्यू रखता है, इसके अंदर कुछ यूटिलिटी या फिर वैल्यू सर्व करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो वो होते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। चलिए, अब प्रोडक्ट्स डिवाइडेड होते हैं किसमें, प्रोडक्ट डिवाइडेड है एज goods and services, as goods and services। ठीक है, प्रोडक्ट किस तरीके से डिवाइड है, देखिए हमने बोला प्रोडक्ट क्या, एनीथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जो भी अपने यूजर को वैल्यू दे, वैल्यू सर्व करे, उसको कहते हैं एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए उसमें डिवाइड किया गया गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर व्हाट, दे आर प्रोडक्ट। गुड्स, आपको पता है गुड्स और सर्विसेज में बेसिक डिफरेंस क्या है, हम कई बार पढ़ते आ चुके हैं और हम पिछली क्लास उससे पहले भी क्लियर कर रखा है कि देखिए दोनों में डिफरेंस है टेंजिबिलिटी का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, टेंजिबिलिटी का। ये टेंजिबल होते हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, ये टेंजिबल प्रोडक्ट है, ये कमोडिटी है विच इज हैविंग अ फिजिकल अपीयरेंस, एक फिजिकल उसका एक नेचर है, स्टेटेड फिजिकलिटी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विसेज में कोई फिजिकल ना ही उसकी क्या है, फिजिकल उसकी अपीयरेंस है, ना ही कोई फिजिकलिटी है, ना ही उसका एक कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है, गुड्स होते हैं दोज आर विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन स्टोर। ठीक है, दूसरी तरफ सर्विसेज क्या होती हैं, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, ये कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन बोथ आर हैविंग द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी टू ऑफर वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई इस मार्कर की बात करूं, सो दिस इज व्हाट, अ गुड और अ सर्विस, दिस इज अ गुड, ये क्या है, एक गुड है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में क्या कहलाएगा, एक गुड कहलाएगा, क्योंकि एक इसकी क्या है, एक फिजिकल अपीयरेंस है, एक टेंजिबिलिटी है जो इसके ऊपर क्या कर रही है, वर्क कर रही है। इसको देखा भी जा सकता है, इसको टच भी किया जा सकता है, इसको स्टोर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं अपने लेक्चर की बात करूं, है ना, अगर मान लीजिए टीचिंग सर्विस की बात करूं, अगर मैं बैंकिंग सर्विस की बात करूं, ये जो सर्विसेज हैं, है ना, जो मान लीजिए कॉर्पोरेट वाले भी कस्टमर रिलेशन सर्विसेज की बात करते हैं, क्या इन सर्विसेज की कोई फिजिकल अपीयरेंस है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस है, ये जो सर्विस मैं ले कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, इसको देखा नहीं जा सकता,
इसको टच नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। आपको मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, आपको ये वीडियो दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, बोर्ड से मैंने जो मार्कर से जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो दिख रहा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं एम्फेसिस डाल रहा हूं टॉपिक्स के ऊपर, वो दिख नहीं रहा। लेकिन इस सर्विस के जरिए वो फील हो रहा है, वो महसूस हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो। और इसको कहीं स्टोर करके भी नहीं रख सकते। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप सोचोगे कि सर वीडियो तो स्टोर है, वीडियो स्टोर है तो वो तो उसमें टेंजिबिलिटी है, ठीक है, मैं दिख रहा हूं, ठीक है, बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहे हैं, सब में टेंजिबिलिटी है, बट जो एम्फेसिस डाला जा रहा है, जो टॉपिक्स के ऊपर एक क्या हो रही है, एक इंटरप्रिटेशन हो रही है, वो स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। टेक्नोलॉजी और वीडियो में तो चलो फिर भी मान लिया, अगर आप ऑफलाइन टीचिंग पे जाएं तो ये प्रॉपर एक सर्विस है दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड, बट इट क्रिएट्स वैल्यू, बिल्कुल, ठीक है। 10 मिनट मेरी वीडियो देखो, वैल्यू क्रिएट होगी 110%, ठीक है ना। तो देखिए, गुड्स टेंजिबल अप्रोच रखते हैं, टेंजिबिलिटी रखते हैं, ये इंटेंजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन दोनों में ही क्या होती है, वैल्यू क्रिएट होती है। दैट्स व्हाई दे आर अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, दे आर अ डिवीजन ऑफ व्हाट, अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज है, बहुत पढ़ते हैं, आपने 11th BST में भी पढ़ा होगा, पहले से भी पता है, और ये बड़ी ही जनरल सेंस में हमको बातें पता होती है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड। इस वीडियो में बस एक ही बात होगी, टाइप्स ऑफ गुड, और वो मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। कई जगह पे इसको टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या फिर गुड्स को ही प्रोडक्ट बोल दिया है, तो लेकिन वो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है नहीं, ठीक है ना। जिस हिसाब से हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी फॉलो करते हैं वो नहीं है। प्रोडक्ट को याद रखो, इट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू। गुड्स को याद रखिए कि दे आर टेंजिबल commodities which are offering value, that can be seen, that can be touched, that can be stored, and the opposite goes with the services, ठीक है। चलिए अब देखिए, गुड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 टाइप्स ऑफ गुड which are final goods and intermediate goods, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सिर्फ इनके मतलब समझने के लिए नहीं, नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखते हैं कि भाई फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या। देखिए फाइनल गुड और इंटरमीडिएट, आपको इसकी जो ये फर्स्ट वर्ड है फाइनल और इंटरमीडिएट, यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा। फाइनल का मतलब क्या, दे आर रेडी। फाइनल का मतलब वो फाइनल हो चुके हैं, फाइनलाइज हो चुके हैं, वो बन चुके हैं। दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो प्रोडक्शन से सीमित नहीं रहे, अब उनके ऊपर कुछ भी प्रोडक्शन करना बाकी नहीं रहा। दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर जा चुके हैं। और प्रोडक्शन के बाहर जा चुके हैं तो मतलब क्या है, दे आर रेडी फॉर द फाइनल यूज बाय द फाइनल यूजर, ठीक है। वो फाइनल यूजर से यूज के लिए रेडी है, ठीक है। पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो चीज हम बाद में बात करेंगे कि भाई जो फाइनल यूजर इनको यूज कर रहा है उसका पर्पस क्या है, वो चीज बात करेंगे हम बाद में। लेकिन ये गुड्स क्या है, दे आर रेडी फॉर यूज, वेदर इट इज कंजम्पशन, वेदर इज प्रोडक्शन, ठीक है। पर्पस चाहे कुछ भी हो यूज का, बट दे आर रेडी फॉर द फाइनल यूज, उनको कहा जाता है क्या, फाइनल गुड्स, ठीक है। तो मैं यहां पे इसके बारे में लिख रहा हूं कि दे आर रेडी फॉर फाइनल यूज, ठीक है। पर्पस में बी कंजम्पशन और प्रोडक्शन, एंड दे हैव क्रॉस्ड व्हाट, बाउंड्री लाइंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दे हैव क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन का मतलब क्या है, यहां पे बाउंड्री लाइन का मतलब है कि अब इनके ऊपर और कुछ प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये यूटिलिटी देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस बात को समझिए, जैसे कि मैं इस मार्कर का एग्जांपल ले लूं, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर एक फाइनल गुड है, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोसेसिंग होनी थी वो हो चुकी है। इसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोसेसिंग होनी थी वो हो चुकी है, और ये यूज करने के लिए रेडी है। तो ये क्या कहलाएगा, एक फाइनल गुड। ये देखिए बोर्ड, ये बोर्ड, इसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होनी थी, जो भी प्रोडक्शन था, जब भी ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर था, सब चीज हो चुकी है।
अब ये यूज करने के लिए रेडी है, मैंने तो इसको जस्ट हैंग किया और मैं इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं कि मेरे को कंपनी ने बोला कि आप इसको घर ले जाएं तो आप प्लीज इसके मार्जिन बनाना, है ना, आप इसको इस तरीके से क्या करना, वो करना, इसमें 2-4 चीजें जोड़ना, इसका फ्रेम बनाना और फिर यूज करना। अगर इस तरीके की कुछ इंस्ट्रक्शन होती तो मैं बोलता यार ये फाइनल गुड तो है ही नहीं, तुम तो मुझसे प्रोडक्शन करवा रहे हो, तुम मुझसे प्रोसेसिंग करवा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या होता है, इस मार्कर की बोली जाती कि भाई आपको ये अलग अलग हम पीस दे रहे हैं, आप इंक अलग से रखना, इंक क्या नाम है, इसके जो अंदर वो होता है स्पॉन्ज होता है, इसकी जो निप होती है उसको इस तरीके से सेट करना, इनको आपस में ऐसे असेंबल करना, ये चीज करना। अगर वो ये चीजें मेरे को बोल देंगे तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज, दे हैव नॉट गिवन मी सच कमोडिटी, सच प्रोडक्ट विच इज रेडी जस्ट फॉर फाइनल यूज। ठीक है, लेकिन अगर ये रेडी है, जस्ट मैं इसको इसके कैप को ओपन करके लिखना स्टार्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक फाइनल गुड। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को कहा जाता है फाइनल गुड। पर्पस देखिए कुछ भी हो, और मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच के डिफरेंस को पता करने का। ठीक है, तो चलिए इंटरमीडिएट की तरफ आ जाते हैं। अब इंटरमीडिएट है, आपको पता है इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं क्या है, मध्य में, बीच में। ठीक है, ना ही ये प्रोड्यूसर के पास से प्रॉपर्ली निकल गए, ना ही कंज्यूमर के पास प्रॉपर्ली पहुंच गए, कहीं ना कहीं मध्य में है ना, इन बिटवीन समवेयर। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये दो इकोनॉमिक फंक्शंस के कहीं ना कहीं क्या है, बीच में। ठीक है, तो इनको कैसे बताते हैं, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, इनको हम बोलते हैं दे आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है। रेडी वाले कौन से हैं, फाइनल गुड, तो ये रेडी वाले तो हो नहीं सकते क्योंकि ये फाइनल तो है ही नहीं। तो बोलते हैं दे आर विद इन the boundary line of production, they are within the boundary line of production, ये अभी भी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के मध्य में है। इसका मतलब क्या है कि दे नीड एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी रेडी फॉर फाइनल यूज। ये फाइनल यूज को रेडी होने के लिए इनमें थोड़ी और प्रोडक्शन प्रोसेस करने की जरूरत है। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ी और प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी सो दैट दे बिकम रेडी फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल यूज। ठीक है, तो हम ये बात भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि दे नीड एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी रेडी फॉर फाइनल यूज। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस इज नीडेड, एडिशनल प्रोडक्शन इज नीडेड। ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक बात समझने की और है, वो ये है कि सिर्फ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के विद इन नहीं होते, यहां पे एक पर्पस भी होता है। देखिए यहां पे हमने बोला था कि दे आर रेडी फॉर फाइनल यूज, कहने का मतलब जो बंदा इन गुड्स को यूज करना चाहता है वो इनको एक्चुअली फाइनली यूज कर पा रहा है, तो वो तो फाइनल यूजर है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने गुड्स को प्रोक्योर करके यूज नहीं किया और बल्कि आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात को, कि मान लो मैंने इस मार्कर को यूज करने के लिए प्रोक्योर नहीं किया, तो फिर कंडीशन के हिसाब से फाइनल गुड तो रहा ही नहीं। मान लीजिए मैंने इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से उठाया, एक रिटेलर, होलसेलर, किसी से भी उठाया, सप्लायर से उठाया, मैं आगे इसको और ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इसका फाइनल यूजर नहीं हूं, या फिर ये मेरे लिए फाइनल यूज के लिए अवेलेबल रेडी नहीं है। तो देखिए एक और चीज होती है जो हमको यहां पे समझनी है, ध्यान में रखनी है, वो ये है कि इफ एनी गुड is procured or purchased for the purpose of resale, ठीक है, if any good is procured or purchased for the purpose of resale then it is also known as intermediate good। ठीक है, तो यहां पे एक पर्पस ऑफ रीसेल भी वर्क करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपको याद रखना है अच्छे से कि जो पर्पस ऑफ रीसेल है ना वो यहां पे क्या करेगा, वर्क करेगा। एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, रीसेल हो गया, ठीक है, ये चीज यहां पे वर्क करेंगे, यहां पे फाइनल यूज वर्क करेगा। ठीक है, अगर कोई भी गुड, ठीक है, फाइनल यूज हो रहा है, रेडी है और हो रहा है, तो उस गुड को फाइनल गुड कहा जाएगा, चाहे वो कंजम्पशन हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो फाइनली यूज हो रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई गुड फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि उसमें एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए, साथ ही साथ वो फाइनल यूज हो नहीं रहा, उस गुड को एक चैनल लेके आगे डिस्ट्रीब्यूशन में डाल रहा है या फिर परचेज करके रीसेल किया जा रहा है, उसको यूज नहीं किया जा रहा, तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड।
ठीक है, जैसे कि मैं आपको दो बड़े ही सिंपल एग्जांपल दूं, बुक्स परचेस्ड बाय अ स्टूडेंट, बुक्स परचेस्ड बाय अ स्टूडेंट। तो आपको पता है बुक्स यहां पे क्या है, गुड है, परचेज बाय अ स्टूडेंट, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि एक स्टूडेंट बुक्स को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, तो वो बुक्स क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी फाइनल गुड। लेकिन अगर मैं बोलूं बुक्स परचेस्ड बाय अ ट्रेडर और अ बुक सेलर, बुक्स परचेस्ड बाय अ ट्रेडर और अ बुक सेलर, तो आपको पता है जो ट्रेडर है या फिर जो बुक सेलर है वो खुद उन बुक्स को नहीं पढ़ेगा, खुद उन बुक्स को फाइनली यूज नहीं करेगा। तो एज पर द कंडीशन हो सकता है कि वो रेडी हो लेकिन वो फाइनल यूज में नहीं आ रही, वो उनको खरीदेगा और वो क्या करेगा, रीसेल करेगा, तो उसको क्या कहलाया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड एक क्या कर रहा है, मिल्क परचेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा। ठीक है, यूज करेगा, हाउस होल्ड क्या है, उसको और प्रोडक्शन भी नहीं लगाएगा, वो उससे दही, वो उससे क्या नाम है मक्खन, अगर उससे मिठाई बना रहा है तो फाइनल यूज है, बेच नहीं रहा उसको, समझ रहे बात को, वो यूज कर रहा है। तो इफ मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय हुम, अ हाउस होल्ड सेक्टर इंडिविजुअल कंज्यूमर, देन इट इज नोन एज फाइनल गुड। लेकिन अगर हम बात करें कि मिल्क परचेस्ड बाय अ होटल या मिल्क परचेस्ड बाय अ ढाबा ओनर, तो आप सोचो, दिमाग लगाओ क्या होगा, कि वो होटल या तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको आगे क्या कर रहा है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन में लगा के बेच रहा है, तो एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहा है कि वो उससे स्वीट्स बनाता है, ठीक है, या फिर उससे कोई डिश बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। दूसरी तरफ हो सकता है, जैसे कई बार ऐसे देखा जाता है कुछ छोटे ढाबा में, कुछ छोटी जगह पे जब दूध एक दिन इकट्ठा होता है और उसका वो यूज नहीं होता तो वो बेच भी देते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में या तो वो रीसेल कर रहा है या उसको प्रोडक्शन में लगा रहा है, तो मिल्क परचेज बाय रेस्टोरेंट या मिल्क परचेज बाय ढाबा ओनर, वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और आपको मैं दो और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, फाइनल गुड यही होते हैं। ठीक है, इनकी कैटेगरी में नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इनके डिफरेंस बताने में। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड की जो मैंने यहां पे बात बोली थी कि दे आर यूज्ड इन एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस, इसके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है कि दे आर यूज्ड इन एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस विद इन 1 ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन। जब भी कोई इंटरमीडिएट गुड होता है तो वह एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस में एक ही साल के अंदर लग जाना चाहिए। अगर एक साल के अंदर वो एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लगा तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में उसको फाइनल गुड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि देखिए, अपनी इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो की इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देती है। मतलब मैंने तो गुड बनाया लेकिन वो क्या बन रहा है, दूसरी इंडस्ट्री का क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर मैं व्हील्स बनाता हूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हील्स को क्या कर सकती है, परचेज। ठीक है, एमआरएफ क्या करती है, टायर्स बनाती है। एमआरएफ बैट नहीं, कई लोगों को डाउट है कि सचिन तेंदुलकर का बैट, एमआरएफ टायर्स बनाती है। ठीक है, तो जो टायर्स बनाती है, एमआरएफ गाड़ी तो बनाती नहीं, तो वो टायर्स खरीदे जाते हैं और उन ऑटोमोबाइल्स में क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं टायर्स की बात करूं, मैं टायर्स को इकोनॉमी में कैसे देखूं, एक फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। मैंने बोला जब भी ये बनता है ये एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है, समझ रहे हो, यही बात तो बोली। और अगर नहीं लगता तो फाइनल यूज में हो रहा है। अब आप देखते होंगे इकोनॉमी में, हमारे मार्केट प्लेस में कई सारी शॉप्स भी हैं जहां पे फाइनली टायर्स हम जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि हमेशा नई गाड़ी में तो नए टायर लगते नहीं है, हम अपनी पुरानी गाड़ी में भी लगा सकते हैं नए टायर। समझ रहे बात को। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड, तो इसकी एक कंडीशन है जो सीएसओ ने हमको क्लियर कर रखी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम को। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उसने बोल रखा है कि अगर कोई भी गुड बन गया और वो एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस में 1 साल के अंदर लग रहा है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट। बनने के बाद अभी भी वो फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, फाइनल यूजर उसको नहीं यूज कर रहे, बट इट इज गोइंग ऑन एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको कहलाइए इंटरमीडिएट गुड, बट विद इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। अगर 1 साल तक वो
एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लगा तो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा एक फाइनल गुड। इसको दिमाग में रखना, मार्जिन में कहीं लिख लेना, एक नोटबुक वोटबुक लेके बैठा करो, लिखते रहा करो। जितना लिखोगे, ठीक है, जितनी बात एक्सप्लेनेशन में लिखोगे करोगे उतना दिमाग में और ज्यादा जाएगी। तो एक नोटबुक लेके बैठा करो और कुछ ना कुछ लिखते रहा करो एक्सप्लेनेशन का, ठीक है ना। तो इस चीज को याद में रखना, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई सारे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इन्हीं वीडियोस में, ठीक है। इन्हीं वीडियोस में मैं कॉन्सेप्ट्स के बाद सारे रीजन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए मैं कोई सा भी ऐसा टॉपिक, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि मेरे स्टूडेंट्स को ना आए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि ये 1 साल के अंदर हो जाने चाहिए, क्या? एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस में, नहीं तो अगले साल के लिए हमको क्या मान लेंगे? फाइनल गुड, ठीक है। समझ रहे हो बात को? और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। तो देखिए, जब भी नेशनल इनकम एस्टिमेट होगी तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को यूज किया जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं रखा जाता। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जाती है किसकी? फाइनल गुड्स की। और उसका कारण है, उसका कारण यह है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड है। जब मैं फैन की बात करूं या फिर मैं कार की बात करूं, तो जो मैं मार्केट से खरीद के लेके आ रहा हूं, तो मैंने उसके पीछे के सारे रॉ मटेरियल, सारे फैक्टर को रेम्यूनरेट कर दिया। तो उसके पीछे जितने इंटरमीडिएट गुड्स थी उनकी भी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? रेम्यूनरेट कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम फाइनल गुड्स को क्या करते हैं? प्रोक्योर करते हैं या उनके लिए पेमेंट्स करते हैं, तो हम एक्चुअल में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी पे कर चुके हैं। तो हम इसको अब दोबारा क्यों रखेंगे? जब हम फाइनल गुड में उनकी वैल्यू को रख चुके हैं तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को दोबारा तो रखेंगे नहीं। तो इन नेशनल इनकम ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज कंसिडर्ड। You will not consider the value of intermediate goods. Otherwise, what will happen? Otherwise, some serious thing will happen, which is known as problem of double counting. Problem of double counting. ठीक है? Problem of double counting होती क्या है? Problem of double counting means when the value of intermediate good is taken along the value of final good. जब आप नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं डबल काउंटिंग। डबल क्यों गया डबल? क्योंकि भाई पहले से उनकी वैल्यू फाइनल गुड में थी और अगर आपने उसको दोबारा ले लिया, फाइनल गुड के साथ इंटरमीडिएट को जोड़ दिया, तो एक्चुअल में डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसको कहते हैं फॉल्स अकाउंटिंग ऑफ इनकम। अकाउंटिंग क्या है? फॉल्स है, ये हमको एक ट्रू फिगर नहीं दिखा रही, तो ये कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बारे में डिटेल में मैं 3rd चैप्टर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम में बात करूंगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा और कैसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को करेक्ट किया जा सकता है वो मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इंटरेस्टेड था क्या, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंस को बताने के लिए, जो मैंने यहाँ पे बता दिया और वो हो गया क्लियर। ठीक है, तो आई होप आपको फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। आगे और बच्चों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि सब घर बैठे पूरे 12th इकोनॉमिक्स के कोर्स को कवर कर पाएं विद ऑल द बेनिफिट्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।